जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज की, चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो रिवर्सिबल रिएक्शन के खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई, इनमें से एक करेक्टर जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का नहीं है। तो जानने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स करेक्टरिस्टिक है रिवर्सिबल रिएक्शन का, क्योंकि प्रोडक्ट्स ने जो है वो रिएक्शन करना होता है और फिर रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाना होता है। तो मे बी यही हमारे पास आंसर हो, क्योंकि नेवर लिखा हुआ है। दे नेवर कंप्लीट, डेफिनेटली रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी कंप्लीट नहीं होता, ये बात ठीक है। दे प्रोसीड इन बोथ वेज, ये भी बात ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनना होता है, प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनना होता है। दे हैव अ डबल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, यानी इनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो आपको डबल एरो जो है वो नज़र आता है। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन ए होगा, प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ये गलत बात है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करती हैं और रिएक्टेंट्स बनाती हैं। तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो होगा ए ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इन द लाइम किल्न द रिएक्शन, ये जो लाइम किल्न कहते हैं, किसी भट्टी को कहते हैं। आप जैसे कभी देखा होगा, जो छत वगैरह डालने आते हैं तो वो एक साथ अपने ना एक मशीन लेके आते हैं, रोलर सा लेकर आते हैं। तो वो रोलर जो है उसको आप कह सकते हो कि उसमें आपने ये चूना डाल दिया है, सफ़ेद कलर का चूना जो कली शली होती है, तो वो लाइम किल्न कहलाता है। इस चूने को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो लाइम किल्न होता है, ठीक है, द रिएक्शन, लाइम किल्न में जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि चूने को आप गर्म करते हो। यहाँ पे हीट का निशान होना चाहिए था, डेल्टा का मतलब होता है हीट। तो अगर आप चूने को गर्म करते हो तो चूने को गर्म करने से ये क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। अब गोज़ टू कंप्लीशन बिकॉज, अब ये रिएक्शन कंप्लीशन पे क्यों हो चला जाता है? क्योंकि देखें, अगर हमारे पास लेट से दैट ये लाइम किल्न है, ये इसकी मैं थोड़ी सी शेप बना रहा हूँ, ठीक है, और ये इसको वो लगे हुए हैं ट्यूब्स, और ये वो एक व्हील है जिससे ये आगे पीछे किया जाएगा, और इसके अंदर आपने चूना डाला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसमें चूने को गर्म करेंगे तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड तो नीचे रह जाएगा पानी के साथ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से उड़ जाएगी, यानी कि एवापोरेट हो जाएगी, या कह लें कि मूव आउट कर जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूँकि एक प्रोडक्ट हमारे पास रही नहीं, वो गैस बनकर चली गई, तो डेफिनेटली जब वो एक प्रोडक्ट ही हमारे पास नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बनेगा ना। मैं डबल एरो का निशान तभी डालूंगा ना कि ये चीज़ इधर जा रही है और फिर ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोबारा रिएक्टेंट्स की शक्ल में आ रहे हैं। तो आप कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्केप कर जाएगी। सो क्यों नहीं होता ये कंप्लीट, गोज़ टू कंप्लीशन, ये कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों है? ये एरो हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल इन कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड escapes continuously एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएटेड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ नॉट डिसोसिएटेड, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये हाई टेम्परेचर है। इन तीनों की तो मैंने आपको बता दिया कोई वैल्यू नहीं है इस बात के अंदर। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, escape कर जाना फ्रॉम द कंटेनर, फ्रॉम द लाइम किल्न, तो यही एक वजह बनेगी कि रिएक्शन वापस नहीं आ सकेगा, रिवर्स नहीं हो सकेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। यानी कि अब जो प्रोडक्ट्स बन गए थे अब वो बन गए हैं, दोबारा वो रिएक्टेंट्स की शक्ल इख्तियार कभी भी नहीं करेंगे। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मैंने प्रॉपरली आपको रीज़न भी दे दिया इसका। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर द रिएक्शन, अब हमारे पास ए और बी जो है वो दो बॉडीज़ रिएक्ट कर रही हैं और सी बॉडी बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसको हमने अब लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की शक्ल में। ये मैंने आपको पहले सिखाया था टेस्ट योरसेल्फ के अंदर कि कैसे इसको लिखते हैं, और इसके अलावा टॉपिक भी मैंने आपको कराया। तो आपको याद होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, ये थ्योरी होती है ना, और जो इनकी ये मोलैरिटीज़ होती हैं ये कोफिशिएंट्स बन जाती हैं। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट यानी सी ऊपर आएगा और ए बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे आएंगे और इनकी जो कोफिशिएंट्स है पावर बन जाएंगे। सी ऊपर देखें कहाँ पर है, ओके, सो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन देखें इन्होंने 3C लिखा है, सो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर देखें सी लिखकर जो 3 है इसको क्या बना दिया है, कोफिशिएंट बना दिया है, और नीचे ए आ गया है और बी भी नीचे आ गया है और यहाँ 2 कोफिशिएंट बन गया है। तो सही आंसर इसका होगा डी।
सो डी पे आप टिक लगा लें, ठीक है। चलें, आई होप आपको उसकी भी आंसर मिल गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होता है, सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, तो जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये बात सच है। द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप नहीं होते बल्कि ये होते रहते हैं, ठीक है। अपोजिंग रिएक्शन है क्योंकि एक आगे जा रहा है एक पीछे आ रहा है, तो अपोजिंग रिएक्शंस हुए ना, तो ये स्टॉप होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत लो हो जाता है एक इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये भी बात चेक कर लेते हैं। द रेट्स ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, तो जो रेट हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिवर्स रिएक्शन के जब इक्वल हो जाते हैं तो फिर ही हम इसको लेते हैं एज आ आंसर, क्योंकि ये बात भी सच है। सो बी बात भी सच है, डी बात भी 100% सच है कि रेट जो हैं वो फॉरवर्ड रिवर्स के इक्वल हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम आ रहा है हमें ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। ए ऑप्शन है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, तो कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाना ये भी सही नहीं रहेगा क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि 50-50% जो है वो कंसंट्रेशन हो जाएं, ये कोई शर्त थोड़ी होती है। सो द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, और रिवर्स रिएक्शंस का जो रेट है वो थोड़ा लो हो जाता है। सो इसको हम कौन से आंसर को चूज़ करें, ए को या सी को? अच्छा, तो प्यारे बच्चों देखें, इसमें बेसिकली हम करैक्टर पता करना चाह रहे हैं कि जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आता है तो क्या करैक्टर होता है उसका। अब जी द कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बिकम इक्वल, तो ये भी शर्त गलत है ना, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 50-50% थोड़ी होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी उतनी हो जाए और फिर प्रोडक्ट्स की भी उतनी हो, ये कभी नहीं होता। सो ये बात तो गलत लिखी हुई है। द अपोजिंग रिएक्टेंट फॉरवर्ड एंड स्टॉप, तो ये भी नहीं होता, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बात गलत लिखी है, हमने सही बात ढूंढनी है ना। तो जो अपोजिंग रिएक्शंस होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स वो स्टॉप हो जाते हैं, ये तो कभी स्टॉप नहीं होते ना। जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन आएगा तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम वेरी लो, तो ये भी बात कन्फ्यूजिंग सी है, तो ये भी आप बात गलत लेंगे क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो लो हो जाए, वो हाई भी हो सकता है। तो पीछे फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज डी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। अब फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये बात शर्त होती है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है, Which one of the following statement is not correct about active mass, यानी एक्टिव मास को लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सच नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सच नहीं है, यानी हमने सच पता करनी है और जो एक सच नहीं है वो पता करनी है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ये बात सच है, तो लिहाजा सच बात तो सच है, हमने तो जो सच नहीं है गलत बात पता करनी है। एक्टिव मास इज टेकन इन द मोलर कंसंट्रेशन, ये बात भी सच है क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन में आप लेते हैं, आप ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ना जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखा था अभी, तो ये बात भी सच है। अब एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब ये भी बात सच है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट से एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर लिख लेते हैं ना ABCD, वो जो एक्टिव मास होता है अंदर लिख लेते हैं आप। एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ सब्सटेंसेस, तो मेरा ख्याल है इसका भी जवाब जो है वो डी ही होगा क्योंकि ये बात भी सच है, ये बात गलत लग रही है क्योंकि एक्टिव मास मींस द टोटल मास, ये बात नहीं होती। टोटल मास का मतलब ये नहीं कि एक्टिव मास जो है वही टोटल मास है, टोटल मास कुछ और होता है और टोटल मास में से कुछ मास जो एक्टिव होता है उसी को एक्टिव मास कहते हैं। जैसे 10 नान पड़े हुए हैं, 10 कबाब पड़े हुए हैं, तो उसमें से एक्टिव मास कितना है? अब आपने 2 नान उठाने हैं और 2-3 कबाब उठा लेंगे आप। अब आप कहें जी जो एक्टिव मास है वही टोटल मास है, तो गलत बात होगी ना, जो आप खा रही हैं वही टोटल तो नहीं है। टोटल तो 10 कबाब और 10 नान थे जिसमें से आपने कुछ हिस्सा लिया खाने के लिए, तो ये बात सच है, ये बात मतलब आंसर सच है ये, तो ये बात तो गलत है लेकिन इसका जवाब डी होगा। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इंडिकेट्स, यानी कि जब मैग्नीट्यूड होता है केसी का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है
तो इससे क्या इंडिकेशन होती है, इससे क्या पता लगता है? मैग्नीट्यूड कहते हैं कि रिएक्शन होने की एक स्ट्रेंथ को, एक रिएक्शन किस काबिलियत का हो सकता है। ये मैंने आपको रिसेंटली भी बात समझाई थी कि कुछ रिएक्शंस का केसी बहुत बड़ा होता है, कुछ रिएक्शंस का केसी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होता है, और कुछ रिएक्शंस का केसी वैल्यू जो है वो तकरीबन 0 के बराबर होता है। तो केसी का जब बहुत लार्ज वैल्यू है तो फिर से क्या समझ में आती है, आपको मैं एक कमेंट पढ़ के दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप एक कमेंट पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो आपको पास रिएक्शन मिक्सचर में जो है वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ही नज़र आती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब केसी की वैल्यू बड़ी होगी तो ये जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिकदार किसकी देखने को मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मिक्सचर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा और ये दोनों गैसेस ना होने के बराबर होंगी। तो लिहाजा यही जवाब होगा हमारी इस बात का, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम यही जवाब लिखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। कहाँ लिखा हुआ है ये अब जज कर लें, आपको पहले ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। तो ए इज़ द राइट आंसर, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं रीड आपको कर देता हूँ। Reaction mixture has almost all reactants. Reaction has not gone to completion. Reaction mixture has negligible products. ठीक है प्यारे बच्चों, चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी प्यारे बच्चों, तो अगला MCQ जो है वो ही हमसे पूछ रहा है, when the magnitude of Kc is very small। हमने पहले बताया था कि जब Kc का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, और जब वेरी स्मॉल होगा तो क्या होगा। वहाँ पे हमें नज़र आया था कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, राइट। तो आप देख लें यहाँ पर कौन सा है, तो जो प्रोडक्ट्स होंगी नेग्लिजिबल हो जाएंगी ना। अब वो तो लिखा नहीं ना ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे ना, रिएक्टेंट्स तभी ज़्यादा होंगे ना। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन, ये बात गलत है। ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश। उसके बाद प्यारे बच्चों जो सवाल किया जा रहा है वो ये है, reactions which have a comparable amount of reactants and products at equilibrium state have, यानी कि जो reactions हैं which have a comparable amounts of reactants and products at equilibrium state have, यानी कि अब हमारे पास जो reactions हैं जिनके पास अब comparable amounts हैं reactants की products की, ऐसा reaction जिसमें reactants और product दोनों तकरीबन बराबर है। तो आपको याद होगा मैंने क्या बात बताई थी इस पे कि जब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही इनकी कंसंट्रेशन तकरीबन बराबर हो, तो ऐसा क्या होना चाहिए केसी की वैल्यू के साथ कि वेरी मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। 0 के करीब होगी तो मॉडरेट कहेंगे ना। अब देखो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज तो कह नहीं सकते, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। तो लिहाजा क्या आंसर रहेगा? सी ऑप्शन, यानी कि मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी। चलिए मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ जिसमें मैंने बात इंडिकेट की थी। ये देखें, ये आपने रिएक्शन किया था ना, इसमें हमने केसी की वैल्यू 0.2 ली थी। तो ये जो एक नाइट्रस ऑक्साइड है दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये दोनों जो हमारे पास एक कह लें कि सिलेंडर होगा या वटेवर जिसमें भी गैसेज होंगी, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी? केसी की वैल्यू अगर 0.2 आ रही है तो मतलब दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, इसकी कंसंट्रेशन इसकी तकरीबन बराबर है। जी तो प्यारे बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है जी, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? द रिएक्शन स्टॉप्स प्रोसीडिंग, the amount of reactants and products are equal, the speeds of the forward and reverse reactions are equal, the reaction can no longer be reversed। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो है वो क्या हो रहा होता है, आपने सारे करेक्टरिस्टिक्स इसकी स्टडी करने हैं, कोई एक गलत करेक्टर्स को इंडिकेट करना है, ठीक है। द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे ये पहली बात ही गलत लिख दी इन्होंने, क्योंकि कभी भी रिएक्शन रुकता तो नहीं है ना, प्रोसीडिंग से अपना रुक तो नहीं जाता ना। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये भी बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये भी गलत बात है, क्योंकि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल क्यों होंगे? ये तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की खासियत नहीं है ना, इक्वल होना इज गलत। द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, अब ये स्पीड दोनों की इक्वल होगी, ये भी कहाँ लिखा हुई बात है? दोनों की स्पीड में भी इम्बैलेंस आ सकता है, तो ये भी बात गलत लिखी हुई है। अब सही बात ढूंढते हैं, द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, तो लिहाजा ये भी बात गलत ही लग रही है। तो लगता है ऊपर कहीं सही बात है, इसको मैंने गलत करार दे दिया है। ओके, सो आई थिंक ये मैंने कुछ थोड़ा सा गलत सोच लिया कि द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। ये देखें, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो ये बात सच है।
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कि आई एम रियली थिंकिंग स्पीड को किसी और नज़रिए से मैं ले रहा था, तो थोड़ा सा मिस हैंडल हो गया ये एमसीक्यू, बट आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, ये बात सच है, बाकी सब बातें जो है वो गलत हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमसे किया जा रहा है इन आर रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम आया हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, मैं एक तो बात आपको क्लियर कर दूं, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है ना तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का वो लफ्ज़ ही गलत है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता, नेवर एस्टैब्लिशेस। ये ए ऑप्शन ही सही आंसर है इसका, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। एस्टैब्लिशेस बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एस्टैब्लिशेस आफ्टर, कभी हो ही नहीं सकता। तो जब मैं ये तो बात कर रहा हूँ तीनों में, वो कह रहा है एस्टैब्लिशेस, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो सकता, तो लिहाजा नेवर एस्टैब्लिशेस, यही इसका जवाब होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने 11वें सवाल की तरफ। 11वां सवाल ये किया जा रहा है, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन, एक रिवर्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स and which slows down gradually and which speeds up gradually। तो प्यारे बच्चों, आ रिवर्स रिएक्शन इज वन, कौन सा होता है जी रिवर्स रिएक्शन, विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो एक हमारे पास होता है ए, एक है बी, और ये यहाँ से सी बन गया और डी बन गया, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो रिवर्स रिएक्शन तो राइट से लेफ्ट आता है ना प्यारे बच्चों, रिवर्स रिएक्शन यहाँ से इधर आएगा ना, फॉरवर्ड है ना ये, तो लेफ्ट टू राइट तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये बात तो गलत होगी ना लेफ्ट टू राइट वाली। इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, के जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिवर्स रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स बना देते हैं, तो ये भी बात क्या लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है ना इन्होंने, विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ओके, सो ये मैं करेक्टर देख लेता हूँ, विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। अब इन दोनों में से एक ही आंसर है, रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली होता है, क्योंकि शुरू शुरू में प्रोडक्ट ना होने के बराबर होती हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये तो बड़ा तेज़ी से रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो ये स्पीड अप से क्या हो रही थी, स्पीड डाउन। यहाँ क्या हो रहा था, स्पीड डाउन से स्पीड अप हो रही होती है, तो यू कैन से दैट इट स्पीड अप ग्रेजुअली। डी ऑप्शन इज अ वेरी वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो स्पीड्स अप ग्रेजुअली करता है। ये इसका करेक्टर भी है, मैं आपको चलो करेक्टर दिखा देता हूँ। ये देखें प्यारे बच्चों, रिवर्स रिएक्शन है, इसमें स्पीड्स अप ग्रेजुअली लिखा हुआ, तो इसका आंसर होगा स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ठीक है, ये इसका कौन सा करेक्टर है, चौथा करेक्टर है जी। प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो थे उनको आपस में रिएक्ट किया गया टू मेक अ अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए। और आप देख सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन गया, अमोनिया बन गया। और इसका केसी वैल्यू भी दी हुई है, ये देखें 2.86 दी हुई है। What will be present in the equilibrium mixture। अब मिक्सचर में क्या होगा, आप खुद सोचो कि आपके जीरो के करीब है ना केसी की वैल्यू, राइट। तो यहां पर आप जीरो के करीब वैल्यू देख रहे हैं। अब जीरो के करीब वैल्यू हो केसी की, तो क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, यानी कि व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होगा, ये तीनों चीजें होंगी। अब तुमको ये होगी, सिर्फ ये होगी और ये होगी, मतलब तीन चीज़ें हैं ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। तो ये दो लिख रहे हैं, तीसरी क्यों नहीं लिखी, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही लिखी हुई, यहाँ पर भी एक लिखी गलत हो गया। तो बी ऑप्शन इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, इसको तैयार कीजिएगा। फिर है जी, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 एंड PCl5, यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन गैस और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब इनके केसी के यूनिट्स क्या होंगे। अब ये बड़ा तगड़ा सवाल है, ये मैंने आपको ना पीछे जहाँ पर ये रिएक्शन हुआ है मैंने वहाँ पे प्रूफ किया आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक दफ़ा और प्रूफ करके दूँ ये, तो आपने जो है मेरे कमेंट कर देना है, कमेंट में फिर मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इसका जवाब जो है प्यारे बच्चों वो सी होगा, मोल नेगेटिव DM³ पॉजिटिव, ठीक है, ये इसका जवाब होगा। फिलहाल मैं जवाब आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। MCQs मैंने कोशिश की आपको थॉरली समझा दिए जाएं ताकि आपको थोड़ा समझ आए चैप्टर में क्या था, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अभी चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, राइट। GS केमिस्ट्री आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से वीडियोज़ बना रहा है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है वो हौसला अफजाई होती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह हौसला होगा में। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि वो भी देख लेंगे ज़रा इनके जवाब क्या हैं, और अगर आप टीचर के साथ कर देंगे शेयर तो वो भी ज़रा देख लेंगे। और अगर आप टीचर हैं तो आई रियली रिक्वेस्ट कि अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जो है आप टीचर हजरात भी शेयर किया करें इसको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए, दिए से दिया जलाया जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।